हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो क्लास 12 फिजिक्स का आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटम्स। और एटम्स के फर्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पे बेस्ड है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इन डिटेल एक एक पॉइंट कवर करेंगे। पहले हम आपको पढ़ाएंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, पूरे इसके ऑब्जर्वेशन, सब कुछ। और उसके बाद कैसे उस एक्सपेरिमेंट पे बेस करके रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल ऑफ एटम दिया और पहली बार बात की न्यूक्लियस की। अभी तक न्यूक्लियस की बात किसी ने नहीं की थी। इसके बाद एक दो टेक्निकल टर्म भी हमें पढ़ने हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर। तो उनको भी देखेंगे, उनका फॉर्मूला देखेंगे, उन पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इन शॉर्ट ये समझो कि इस वीडियो के बाद इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस नहीं होगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जी हाँ, मेरा नाम है अलग पांडे, हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। अब जो आलसी बच्चे हैं वो चाहे तो नोट्स हमारी वेबसाइट www.physicswalaalagpande.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। वैसे आलसी नहीं, जो बच्चे टाइम बचाना चाहते सर कवर मत करो, आलसी ही कहना चाहते थे। मतलब अब टाइम भी तो नहीं है, तो कोई चाहे तो वेबसाइट से। प्यारे बच्चों, डोंट डिसलाइक दिस वीडियो, डिसलाइक नहीं करने का। तो यार सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, वरना 11th में तो पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर से पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मजा आएगा, बहुत नई चीजें मिलेंगी अगर पढ़ रखा है तो भी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ओरिजिनली ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया हुआ था 1906 में। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने 1906 में ये एक्सपेरिमेंट किया। कुछ सक्सेस मिली, कुछ नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने अपने दो स्टूडेंट से कहा कि एक्सपेरिमेंट फिर से करो और इसकी ऑब्जर्वेशन हमें बताओ। तो सन 1911 में एच गीजर, जो भी पढ़ो कैसे कैसे तो नाम है, एंड अर्नस्ट मार्सडेन, ये दोनों स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के। इन्होंने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किसके कहने पे? ऑन सजेशंस ऑफ अर्नस्ट रदरफोर्ड। तो आप किताबों में देखते आ रहे हो, लिखा रहता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सही भी है, इन्हीं के बताने पे किया था, इन्हीं की लैब से किया था, इन्हीं के पैसा देने पे किया था। मतलब ओवरऑल ये फाइनेंस भी यही करते थे, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स हैं। इनके बारे में बात करें तो इनके पास अभी बैचलर की डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन तक नहीं किया इन्होंने। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड के नाम से, पर कई किताबों में आपको मिल जाएगा गीजर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ऐसे भी लिखा है। अब रदरफोर्ड भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। इज स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन ना। कहानी बढ़िया चल रही है। स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो सब इंटरलिंक्ड है पूरी कहानियां। तो कई बार कहा जाता है कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, कई बार इन दोनों का और कई बार तीनों का नाम लिखा रहता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखते हैं कि है क्या ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जरा नोट कर लें डेटा मिटा रहे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कोई एक बार नहीं होता, कई बार होता है, तभी इनको लगता है कि एक्सपेरिमेंट कुछ इंपॉर्टेंस है। अब जरा देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, सेटअप क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है। लेड बॉक्स होता है, इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है जो अल्फा पार्टिकल इमिट करें। यानी यहाँ पे हमारे पास है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल है बिस्मिथ। एक एग्जाम्पल इसका बिस्मिथ हमने ले लिया, किताबों में दिया रहता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो बिस्मिथ ले लिया, बिस्मिथ से क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उनकी एनर्जी का रेंज देखो। एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, वो करीब करीब 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी। मेगा मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जानते होंगे आप लोग, 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ओमेगा मतलब 10⁻6। तो इन एनर्जीज के बीच के अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेंगे। अब यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे ना वो डाइवर्स हर तरफ ऐसे 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 बिखर गए, तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं अल्फा पार्टिकल एकदम मस्त ऐसे बीम बन के जाए। तो अल्फा पार्टिकल की बीम बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको कॉलीमेट करेंगे, कॉलीमेट मतलब सीधी लाइन में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेड ब्रिक्स। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेड की ब्रिक्स लगा देंगे, मस्त मस्त लेड की ब्रिक्स लगाई ऐसे। अब जो लेड होता है ना ये रेडिएशन को बहुत बढ़िया एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। यहां से अल्फा इधर निकला, एब्जॉर्ब हुआ, इधर हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, सिर्फ एक सीधी लाइन वाले अल्फा पार्टिकल यहां से जाएंगे। ये काम था रेडिएशन का, बोलो समझ में है? सॉरी ब्रिक्स का। लेड ब्रिक्स क्या कर रहे हैं, लेड ब्रिक्स क्या कर रहे हैं, लेड ब्रिक्स क्या कर रहे हैं, कॉलीमेट अल्फा पार्टिकल्स इनटू अ थिन बीम। ठीक है, इसको एक थिन बीम में कॉलीमेट कर दिया कि अब ये सीधे सीधे चलेंगे यहाँ से अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, सीधी लाइन में आगे बढ़ा। ठीक है, फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आगे लगाया गोल्ड फॉइल। यहाँ पे हमने लगाया गोल्ड फॉइल। फॉइल मतलब आपने देखा होगा एल्युमिनियम का फॉइल होता है, उसमें मम्मी खाना दे देती है ना, जो खाना गर्म रहे उसको बोलते हैं फॉइल, पतला सा पेपर जैसा एकदम। तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। अब गोल्ड इसलिए लिया बच्चों क्योंकि गोल्ड बहुत बढ़िया मेलेबल होता है। गोल्ड कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पढ़ रखा होगा क्लास 10 में मेटल नॉन मेटल में कि गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, पीट पीट के पतली पतली शीट बना सकते हैं, इसलिए गोल्ड का इस्तेमाल किया। यहाँ पे है थिन गोल्ड फॉइल। कोई आपसे पूछ ले गोल्ड ही क्यों लिया, बता लोगे? बिकॉज गोल्ड इज वेरी वेरी मेलिएबल, आप पीट पीट के उसकी थिन शीट बना सकते हो। और इसकी जो थिकनेस है वो करीब 10⁻⁻6 मीटर से लेके 10⁻⁻8 मीटर के आसपास है। जरा इसको देखो ध्यान से, बहुत ही पतली शीट है, बिस्किट जितना भी नहीं है, पेपर जितना। मतलब ये चाहते थे कि इतनी पतली शीट हो कि इसमें सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम हो। कहने का मतलब इस शीट को आप देखो तो एक ही लेयर ऑफ गोल्ड एटम हो, इसके पीछे दूसरी लेयर ना बन पाए। भाई यहाँ मान लो गोल्ड का एक बॉक्स रखा है, ब्लॉक रखा है, तो गोल्ड 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 एटम, गोल्ड के एटम, गोल्ड के एटम ऐसे होंगे, AU 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 ऐसे होंगे। AU कहते हैं ना गोल्ड के एटम। ये ऐसा नहीं चाहते, ये इतना पतला स्लाइस काटेंगे कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम हो, इसके पीछे एक दूसरी लेयर ऑफ गोल्ड एटम ना बन पाए। इतना पतला हो सो दैट इट हैज सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स। ठीक है, ये चाहते थे। इसके पीछे क्या करते हैं, एक सर्कुलर स्क्रीन लगाते हैं, उसको 3D में आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पूरी सर्कुलर स्क्रीन यहां तक आएगी, पूरी ऐसे घूम के यहां, ये यहां, और ये लगाते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड अपना फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव कहने का मतलब जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएंगे, गोल्ड फॉइल पे पड़ेंगे, उसके बाद सीधे जाएं या डिफ्लेक्ट हो, जो भी हो, जब अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पे जहां पे भी स्ट्राइक करेंगे वहां पे आपको एक लाइट फ्लैश दिखेगा, लाइट चमकती हुई एक लाइट दिखेगी उस जगह पे, फ्लैश बन जाएगा, जाके जैसे चिपक गया तो वहां पे एक फ्लैश बन जाएगा। तो जहां भी स्ट्राइक किए, जैसे मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल आए, सीधे भी जा सकते हैं, हो सकता हो कुछ बेंड हो गए हो, तो हो सकता हो कुछ बेंड हुए, और यहां जाके स्ट्राइक की, तो अगर यहां पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो यहां पे लाइट फ्लैश बन जाएगा। अब ये लाइट फ्लैश इतना बढ़िया भी नहीं है कि आपको दिख जाए नॉर्मल आंखों से, इतना बढ़िया भी नहीं, इतना बड़ा स्पॉट नहीं, बहुत छोटा स्पॉट बना है। अल्फा पार्टिकल बहुत छोटा पार्टिकल है, ऐसा नहीं इतना बड़ा धब्बा बन गया दिखने लगेगा स्क्रीन पे। जिंक सल्फाइड की बढ़िया स्क्रीन बनाई है, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की भी बन सकती है, ऑल्टरनेट मटेरियल। ठीक है, ये तो इसको देखने के लिए हम एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं। तो यहाँ पीछे आप अगर एनसीईआरटी में भी देखो तो इस डायग्राम में यहाँ एक डिटेक्टर लिखा होगा, ऐसे यहाँ पे एक क्या लिखा रहेगा, डिटेक्टर। एंड व्हाट इज द डिटेक्टर? नथिंग बट अ माइक्रोस्कोप। ये पता लगाएगा कि हाँ इस जगह पे कोई अल्फा पार्टिकल पहुंचा है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? वहां पे देख लेगा लाइट फ्लैश है कि नहीं, आप माइक्रोस्कोप से देख लोगे वहां लाइट फ्लैश है, मतलब अल्फा पार्टिकल पहुंचा था। लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गया
बाई एंगल थीटा, है ना। वर्ड्स याद रखना, क्या हो गया, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। हम गारंटी नहीं दे रहे होगा कि नहीं, हम बोल रहे हैं स्कैटर हो गया बाई एंगल थीटा। क्या पता सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाए, पढ़ भी रखा होगा आपने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेज अनडेविएटेड। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इसमें क्या चीज़ का क्या काम है सब बता सकते हैं हम। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल में आपने बिस्मथ ले लिया। जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं उनकी एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। कई किताबें 8 भी लिख देती हैं, बट गलत है, वो एनसीईआरटी का डेटा है 7.7। यहाँ पे लेड ब्रिक्स लगाए, काम क्या है इनका कि इधर उधर जो अल्फा पार्टिकल भाग रहे हैं हर तरफ, उनको पकड़ लो, उनको एब्जॉर्ब कर लो, अल्फा पार्टिकल सिर्फ सीधी लाइन में जाए। ये वाले निकलेंगे इधर एब्जॉर्ब, इधर एब्जॉर्ब। अब ये कॉलीमेटेड आपको बीम मिली अल्फा पार्टिकल की मस्त एकदम, और ये अल्फा पार्टिकल गया। यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, बहुत पतला, इतना पतला ऐसे काटा है स्लाइस पेपर जितना कि इसमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम हो। इसके पीछे इसके आगे दूसरी लेयर ना बन पाए, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम, एक ही बार गोल्ड के एटम्स ऐसे ऐसे लग पाए। इसके पीछे दूसरी लाइन या इसके आगे दूसरी लाइन ना लग पाए। फिर क्या हुआ, हो सकता हो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, हो सकता हो सीधे गए हों। कैसे पता चलेगा, पीछे हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बना ली है। जहाँ पे जाके ये अल्फा पार्टिकल चिपकेगा या पड़ेगा वहाँ पे लाइट फ्लैश होगा। वो लाइट फ्लैश आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ेगा, आंखों में सच्चाई उसको देखने के लिए आपको एक डिटेक्टर चाहिए होगा, और डिटेक्टर क्या है, माइक्रोस्कोप। इसको आप ऐसे ऐसे रोटेट करते रहोगे, रोटेटिंग है ये, इसको आप रोटेट करते रहो। माइक्रोस्कोप यहाँ लगा, इसको रोटेट करते रहो पूरे पे, और देखते रहो कहाँ कहाँ पे फ्लैश हुआ, और काउंट कर लो कि किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल आए। यही इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है। बेसिकली रदरफोर्ड को पता था कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, वरना ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने को कोई क्यों कहेगा। आप ये तो सोचो, किसी के पास इतना दिमाग थोड़ी ना है कि कह दे ऐसा बना लो। रदरफोर्ड ना मतलब ये सब डिस्कवरी कर चुके थे, तभी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा इसको फिर से रिपीट करो, कुछ निकलेगा इस एक्सपेरिमेंट से बड़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस डिटेक्टर को हम घुमाएंगे और देखेंगे कि किस एंगल पर या कितने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल आए। यहाँ से हम मान लो 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल निकालेंगे। इस सोर्स से हम घाच 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 करते हुए 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल निकालेंगे। हम देखेंगे कि कितने एंगल पे, जैसे 30 डिग्री पे कितने अल्फा आए, 60 डिग्री पे कितने आए, 90 डिग्री पे कितने आए, इवन 90 से ऊपर भी चांस दिया है। देखो यहाँ 90 खत्म होगा, 90 के ऊपर भी चांस है। एक्चुअली में तो पूरा कवर था, पता है, यहाँ तक पूरा। ये असल में कहानी ऐसे ऐसे समझ लो कि समझना जरूरी है। ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास कागज है ऐसे, तो कागज पूरा ऐसे रखा है, ये जिंक सल्फाइड। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बहुत प्यार से बनाया। ये ऐसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इसके बीच में यहाँ गोल्ड फॉइल और यहाँ से अल्फा जा रहा। कुछ समझ रहे हो, जैसे मान लो बचपन में तो जैसे गार्डन होता है, सर्कुलर गार्डन इमेजिन करो, उसका सामने गेट है। एक सर्कुलर गार्डन की इधर बाउंड्री है, सामने गेट है और गेट खुला हुआ है। आप समझ गए, सर्कुलर गार्डन की बाउंड्री है, गेट खुला हुआ है। ये जो बाउंड्री है पूरी जिंक सल्फाइड की, मतलब ये इनको ये भी उम्मीद है कि पार्टिकल लड़कर इधर भी आ सकता है 90 डिग्री ऊपर, 120 डिग्री पे। भाई 90 डिग्री यहाँ हो जाएगी, अरे ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, इनको 120, 150, इवन 180 डिग्री का भी इनको उम्मीद थी। तो इन्होंने पूरा कवर किया था, बस एक छोटा सा गैप छोड़ा हुआ था। बना लें इसको। इसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुई वो देखेंगे। तो बेसिकली ये देखना चाहते थे कि किस एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। नहीं किया था तो पीछे जाके पॉज करके नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओ तूने खेले ऐसा खेला, मेरा दिल था अकेला, तेरी याद में जागू रात भर, बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। तो ये हुआ। इसके बाद ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन का एक ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ एकदम परफेक्ट तो हम नहीं बनाएंगे, आपको समझा देते हैं कि वो ग्राफ था किस चीज़ का। उन्होंने ग्राफ बनाया था, यहाँ साइड बनाते हैं। तो उन्होंने ग्राफ बनाया था n वर्सेस थीटा का। थीटा अपना स्कैटरिंग एंगल, इसको हमने इन डिग्री लिया है, इन डिग्रीज लेंगे हम। ठीक है, और n क्या है, n है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस थीटा का एक ग्राफ बनाया। बड़ा ध्यान से देखना ग्राफ को। यहाँ पे हमने ले लिया 10 की पावर 7,
यहाँ पे हमने ले लिया 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को बच्चों 1 मिलियन बोलते हैं। सब्सक्राइबर आप लोग देखते हो नीचे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर। 10 की पावर 6, इधर से 10 की पावर 4 डैश 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 करते करते यहाँ मान लो 10 आ गया, 10 की पावर 1। ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ पे एंगल देख लेते हैं हम। यहाँ मान लो 0 डिग्री, यहाँ मान लो 20 डिग्री, यहाँ मान लो 40 डिग्री, यहाँ मान लो 60 डिग्री, यहाँ मान लो 80 डिग्री, यहाँ मान लो 100 डिग्री, और डैश डैश करते 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 यहाँ मान लो 180 डिग्री। 180 ज़्यादा क्या होगा भाई, जैसे गया लौट कर आ गया। अब 360 थोड़ी ना होगा, गया ही से घूम के फिर जाए। हम यही तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो गोल्ड फॉइल है जिसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम है, या तो उसमें से अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, या तो उससे टकरा के कहीं इधर उधर भागेगा, या टकरा के वापस आ जाएगा। तो वापस आना कितना एंगल हुआ, गया वापस आया 180। अब जब इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटल डेटा, वो कुछ ऐसा था कि 10 की पावर 7 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए, मतलब 1 डिग्री से भी कम, लेस देन 1 डिग्री, बहुत ही क्लोज जीरो के। यहां पे ग्राफ है, यानी 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड। उनका डिफ्लेक्शन एंगल या स्कैटरिंग एंगल उनका 0 के एकदम पास था। तो अब ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे। ये ग्राफ बना था बेसिकली, तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, एक्सपेरिमेंटल डेटा अगर आप ले लो तो 99.86% वेंट अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं हुआ। उनके लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री। 1 डिग्री से तो कम थी, ये तो श्योर था, लेस देन 1 डिग्री। 99.86% है। कैसा फालतू एक्सपेरिमेंट, कुछ हुआ ही नहीं इसमें। तो अल्फा पार्टिकल फेंके सीधे निकल गए। पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी हुई, आगे देखो। 0.14%, कितना बचा ही, 0.14 ही तो बचा। 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट मोर देन 1 डिग्री, यानी इनके लिए थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री हुआ, या थोड़े बहुत पार्टिकल डेविएट हुए हैं। अच्छा, इनका मीनिंग भी निकालते चलो कि क्या समझ में आ रहा होगा इससे। पहला वाला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट एंड डेविएटेड, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए। यानी जो गोल्ड के एटम्स हैं, एटम्स ही तो होंगे गोल्ड के, वो ज्यादातर खोखले हैं, कुछ है ही नहीं। अल्फा पार्टिकल आया चला गया सीधा। भाई उनके सामने अगर कोई चीज आती तो लड़ जाते, उससे रास्ता भटक जाते, इधर उधर चले जाते। नहीं, सामने जो गोल्ड का फॉइल है उसमें क्या है, एटम्स ही तो हैं गोल्ड के। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, अभी लिखेंगे हम लोग रिजल्ट्स भी। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया। वेंट अनडेविएटेड, वेंट स्ट्रेट। कितने, 10 की पावर 7 के आसपास। पर दूसरा वाला जरा देखो कहानी, 0.14 डिग्री लिख दिया मैंने। 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट मोर देन 1 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो डेविएट भी हुए हैं। यार अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, जरा अल्फा पार्टिकल की बात कर लें। देर से अल्फा पार्टिकल चल रहा है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा होता है डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। कहने का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? इट इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ये है अल्फा पार्टिकल। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2+। इसका मास कितना है? 4 AMU। चार्ज देखो 2 प्रोटॉन का होगा +2e, और मास कितना हो जाएगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 AMU। इनका मास करीब करीब बराबर होता है। अभी आगे एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देखोगे कि थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तो करीब करीब बराबर मान लिया। तो 2 2 4 AMU और प्लस, ये है अल्फा पार्टिकल। हाँ, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। कुछ नहीं, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ये हीलियम एटम होता है, उसमें क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तभी तो 2+ चार्ज आया। हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये बन गया अल्फा पार्टिकल।
क्या बचा? हीलियम का। भाई इलेक्ट्रॉन 2 ही थे, दोनों निकल गए, क्या बचा? हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, नोट कर लेना। क्या तो अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज डेविएट हो रही है। पॉजिटिव चार्ज वाली चीज डेविएट हो रही है, यानी एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, प्रोटॉन डेफिनेटली। तो ये समझ गए कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। इसी की वजह से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव के पास जब पहुंच रहा होगा तो डिफ्लेक्ट हो जा रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे होंगे। क्या पॉजिटिव चार्ज हर जगह बिखरा होगा? नहीं, हर जगह बिखरा होता तो सारे अल्फा पार्टिकल डेविएट होते। पॉजिटिव चार्ज कहीं सिमट के रखा है। इसके पहले जो मॉडल दिया गया था एटम का, वो दिया था जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में बिखरा है और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में से चिपके हुए हैं। प्लम पुडिंग मॉडल सुना होगा। प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में से बिखरा है हर जगह, और बीच में काजू की तरह, खाजू से लालच आ गया, काजू की तरह इलेक्ट्रॉन चिपके हैं। क्या पॉजिटिव चार्ज अगर पूरे एटम में ऐसे बिखरा होता तो अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं करते? सारे अल्फा पार्टिकल नहीं। पॉजिटिव चार्ज किसी गिनी चुनी जगह है, थोड़ी सी जगह में है, हर जगह नहीं बिखरा है। तभी तो कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स डेविएट कर रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंच पा रहे हैं। ज्यादातर तो सीधे निकल गए, यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, बट देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज और वो थोड़ी सी जगह में है। तीसरी बात सुनो, और बिलीव होगा इस बात पे। तीसरी बात, 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री थीटा ग्रेटर देन 90 भी था कुछ अल्फा पार्टिकल्स का। किसका? 8000 में किसी एक का। यहां से 8000 अल्फा पार्टिकल गुट गए, उसमें से कोई एक था जो 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर हुआ या डेविएट हुआ। मतलब 90 डिग्री मतलब गया, लड़ा, 90 तो ये होता है, यानी पीछे की तरफ आया। अरे यार 90 का मतलब क्या हुआ? ये अल्फा है, यहां गोल्ड फॉइल है। 90 ये हुआ, 90 से ज्यादा इधर। भाई आप एंगल यहां से मेजर कर रहे थे ना, थीटा इस जगह से, ऐसा कुछ एंगल। तो कुछ अल्फा पार्टिकल लड़कर वापस आ रहे हैं। ये भी यही चीज बता, लड़ नहीं रहे हैं असल में, तो जाके रिपेल हो जा रहे हैं, है ना। दिमाग को लगता है लड़ गए, लड़े थोड़ी ना होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा, तो उससे क्या हुए होंगे? उससे रिपेल होंगे। ऐसा नहीं कि सही में जाके मार दिए एक दूसरे को। इसको कोलिजन बोलते हैं, इसको भी बिना लड़े भी कोलिजन होता है। फिजिक्स में कोलिजन का मतलब है कि अगर मोमेंटम अफेक्ट हो जाए दो बॉडीज का या किसी एक बॉडी का, तो कोलिजन है। तो मोमेंटम तो इफेक्ट ही हो रहा है ना, ये इधर जा रहा था, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो गया होगा इसके पास ऐसे, पहले ऐसे करके ऐसे नीचे आ गया होगा। तो देखो इस तरफ आ रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा। इसका मतलब पहली बात तो ये कि बहुत सी बातें हैं। पहली बात तो ये कि 8000 में एक ही क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी सी जगह में है, बहुत छोटी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरी बात, लड़कर वापस आ रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज बहुत डेंस है। अरे अल्फा पार्टिकल छोटा मोटा पार्टिकल नहीं है यार, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 AMU, मैसिव पार्टिकल, जायंट, एक न्यूक्लियस जा रहा है और लड़कर वापस आने लगा 90 डिग्री ज्यादा, मतलब वापस। इसका मतलब अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे स्पेस में है, एकदम डेंस है। और यही बात प्रूव होगी अगली लाइन से, 1 in 1 million, 1 in 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख में, 1 in 10 lakh अल्फा पार्टिकल deviate about 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब रिटर्न बैक। यार अल्फा पार्टिकल छोटा मोटा नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस, 4 AMU मास वाला, +2 चार्ज वाला, गोल्ड फॉइल से किसी एटम के अंदर किसी चीज से लड़कर वापस भी आया। हाँ बहुत ज्यादा नहीं, 1 in 1 million, 10 लाख में कोई एक ही बार। तभी तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट दूसरी बार कराया, उनको लग रहा था ये डेटा सच है कि नहीं। यार जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके डेटा निकालते हो, तो आप किस पे बिलीव करते हो? इस डेटा पे या इन डेटास पे? डेफिनेटली आप मेजॉरिटी ऑफ डेटा देखते हो। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पासिंग स्ट्रेट, अनडेविएटेड, कुछ मिल नहीं रहा था। बट हर बार उनको ये सब भी मिल रहा होगा, तो उनके मन में चल रहा होगा कि क्या किया जाए, तो स्टूडेंट्स को लगा दिया, करते रहो एक्सपेरिमेंट, देखो क्या हो सकता है। तो अब यहां से भी कहानी बन रही है कि 1 in 10 lakhs
रिटर्न बैक, कुछ अल्फा पार्टिकल वापस भी आए हैं। यार अल्फा पार्टिकल वापस आए हैं, या तो यहां पे कोई चीज है जो बहुत बड़ी है, वो तो है नहीं, बहुत बड़ी तो हो नहीं सकती क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस इन डिफ्यूजन। मतलब जो चीज है वो बहुत डेंस है, बहुत छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा मास रखा है, न्यूक्लियस। ये हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास किए डेविएटेड, ज्यादातर स्पेस खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए, यानी अल्फा पॉजिटिव तो अंदर भी कहीं पॉजिटिव है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए, मतलब पॉजिटिव बहुत कम जगह पे है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न वापस आए, यानी पॉजिटिव बहुत ही कम जगह पे है, लास्ट में ये एकदम कंसेंट्रेटेड है। एंड दैट कंसेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, हाँ ये कह रहे थे न्यूट्रॉन, अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पे करीब क्या बोला, 1 × 10⁶, तो 180 डिग्री यहां पे। तो ये एक्सपेरिमेंट डेटा था, कई डॉट्स थे, मैं वो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं मुझे भी पता है, एनसीईआरटी बना, आप देख सकते हो, मैं रट के भी नहीं आया। तो एग्जैक्ट ग्राफ में क्या उन्होंने डॉट डॉट बनाए हैं कि कितने पार्टिकल कितने एंगल पे, कितने पार्टिकल कितने एंगल पे, और उसके बाद उसको उन्होंने इस तरह से ज्वाइन किया है। ठीक है, कुछ ऐसा हो कुछ ऐसा हो, मैं नहीं कह रहा एक्सपेरिमेंट डेटा है मेरा, ये वाला सही है ये वाला सही है। फिर उसके बाद इन्होंने इसको ऐसे ज्वाइन भी किया है, और ये ज्वाइन वाली जो लाइन बनाई है ये एक्सपेरिमेंटल नहीं, मेरी बात समझो, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकले हैं। और ये जो लाइन ज्वाइन कर दी है ये एक फॉर्मूले से कर दी है, उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया है रदरफोर्ड ने कि कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे जाएंगे, अप्रॉक्स फॉर्मूला है, अप्रॉक्स फॉर्मूला एक बनाया है, किसका, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड एट थीटा एंगल। एक अप्रॉक्स फॉर्मूला बनाया रदरफोर्ड ने, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड एट थीटा एंगल, एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू kz² अपॉन साइन की पावर 4 θ/2। नोट करें, k कांस्टेंट है यहाँ पे, z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, किसका, जिसका फॉइल यूज किया उसका। तो सर गोल्ड ही तो है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट सिर्फ गोल्ड पे नहीं हुआ है, मैं लगातार इंफॉर्मेशन देता रहूंगा आपको जब तक खड़ा रहूंगा। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट सिर्फ गोल्ड पे नहीं हुआ है, रदरफोर्ड ने, आप एक बार पढ़ लिए, सोचे साइंटिस्ट जिंदगी दे रहा है उसको, उसने ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड पे किया, सिल्वर पे किया, प्लैटिनम पे किया और डिफरेंट मेटल्स पे किया, कितनों का तो नाम भी नहीं लिया होगा शर्म के मारे, एक्सपेरिमेंट खराब हो गया होगा। तो z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉइल यूज्ड, k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें भी नहीं पता, नीचे साइन की पावर 4 θ/2, थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है कि कितने एंगल पे, n है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये अप्रॉक्स एक फॉर्मूला बनाया और उसके हिसाब से इन्होंने ये लाइन ज्वाइन की है। ये कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डेटा सिर्फ ये डॉट डॉट है, नोट कर लें। याद रखना कि क्या क्या कंक्लूजन निकाला था, अभी लिखवाते हैं, पहले एक सवाल करते हैं इस पे। मजा आया, समझ में आया, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, मतलब ज्यादातर स्पेस खाली, कुछ डेविएट हुए यानी अल्फा पॉजिटिव, तो अंदर भी कुछ पॉजिटिव 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 से रिवेल हुआ होगा, असल में टकराए नहीं है, रिपल्शन होके चला गया। अच्छा, बहुत कम रिपल हुए हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह में है, कुछ कुछ वापस आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बहुत डेंस है, एक एकदम ही वापस आ रहा है, 1 लाख 10 लाख में एक एकदम वापस आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत डेंस जगह पे है, वो डेंस जगह न्यूक्लियस है। अब थीटा एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, n इज इक्वल्स टू kz² साइन की पावर 4 θ/2। नोट करें जितना बोर्ड पे लिखा है, आई होप आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। छाप लिया, चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, पॉज करके नोट कर लें, आ जाइए। This is just an approx formula for number of particles deviated at angle theta. N is equals to k z² sin की पावर 4 θ/2, n number of alpha particles deviated at theta, k is some constant and z is atomic number of फॉइल। मैंने बताया फॉइल जरूरी नहीं गोल्ड का हो, सिल्वर प्लैटिनम इवन यूरेनियम का भी दिखेगा आपको आगे, यूरेनियम का हो सकता है। क्वेश्चन देखें इस पे क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स, इफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड यूज करें, डेविएटेड यूज करें, डिफ्लेक्टेड यूज करें at
60 degree, find the number of alpha particles deviated, scattered लिखा है, scattered at 90 डिग्री। बहुत ही आसान सा सवाल, उड़ा दे इसको, धुआं धुआं कर दें। पॉज करके जल्दी से कर दें। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं A B C D। ऑप्शन है 2000, ऑप्शन है 4000, ऑप्शन है 500, ऑप्शन है 250। 2000, 4000, 500, 250। पॉज करके उड़ा दें। हलवा सवाल, जल्दी से इसको बना दें। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, n इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर, फॉर्मूला यूज होगा n इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1000 इज इक्वल्स टू के जेड, तो हमें पता नहीं, बताया नहीं फॉइल किसका है, दोनों बार सेम फॉइल यूज हुआ होगा। स्कैटर्ड 60, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्कैटर्ड 90, दोनों बार मान लेते हैं सेम फॉइल है। अपॉन साइन की पावर 4, थीटा कितना दिया है 60, 60 बाई 2 यानी 30 डिग्री। एक तो ये हो गया। दूसरी बार फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 90, मान लेते हैं x अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए 90 पे, कांस्टेंट सेम, z सेम, क्योंकि हमने माना दोनों बार जो फॉइल है वो गोल्ड का है, मान लेते हैं दोनों बार गोल्ड का, डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4, कितने अल्फा पार्टिकल मान लिया x, फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 90, हमने मान लिया x 90 डिग्री, 90 डिवाइड बाई 2 45। सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दो, मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। बहुत ही हलवा सवाल। सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो क्या होगा, x अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर कैंसिल, और ऊपर हो जाएगा साइन की पावर 430 डिग्री, नीचे आ जाएगा साइन की पावर 445। बोलो सही बोल रहा हूँ, 60 का आधा 30, 90 का आधा 45, थीटा बाई 2 है ना। इसमें से इसको डिवाइड करोगे, के जेड स्क्वायर कैंसिल, ये 1 अपॉन ये 1 अपॉन ये तो ये ऊपर चला जाएगा। सो x अपॉन 1000, साइन 30 होता है हाफ, उसकी पावर 4 है, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। साइन 45 होता है 1/√2, सो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, पावर 4 लगी है ना। 1/√2 हो जाएगा 1/2, ये मर गया। 1/√2 हो जाएगा 1/2, ये मर गया, बचा 1/4। x इज इक्वल्स टू 1000/4, बोले सही है, 1/2 1000/4 यानी 250। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोलो सही है। अप्रॉक्स फॉर्मूला है, कर लिया था खुद से, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा एंगल, n इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। नोट कर लिया। यहाँ पे z उस एलिमेंट का रखना जिसका फॉइल बना है, दिया होगा पेपर में, यहाँ दिया ही नहीं है तो दोनों के लिए सेम मान लिया। चलो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कि इस एक्सपेरिमेंट से अर्नस्ट रदरफोर्ड ने कैसे एक नया मॉडल ऑफ एटम दे दिया हमें। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, देखो न्यूक्लियस की बात पहली बार की इन्होंने, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब पता नहीं वर्ड न्यूक्लियस इन्होंने शायद कॉइन नहीं किया था, बट पहली बार न्यूक्लियस की बात इन्होंने की थी। क्या है बातें, पहली चीज, चलो कंक्लूजन निकालते हैं हम, रिजल्ट्स या कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। चलो फर्स्ट नंबर लिखते जाइएगा। पहली बात, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ऐसा समझ लो हॉलो। रीजन तो समझ में आ ही रहा होगा, रीजन 99.86% alpha particles passes
अनडेविएटेड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एटम अंदर से खोखला है। अरे 99 पर इसका मतलब ये है कि मतलब हम किससे बने हैं, हम किससे बने, एटम से। यानी हमारा 99% पार्ट तो खाली है बॉडी का, कुछ है ही नहीं। 99.86% अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, मतलब 99% बॉडी का जो अंदर जो भी है सब खाली, कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर से दिख रहा है, इधर उधर कुछ है नहीं। अल्फा पार्टिकल डालोगे पास हो जाएंगे। दूसरी बात, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, पूरे में बिखरा नहीं है, इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। रीजन 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट, डेविएट, डिफ्लेक्ट, स्कैटर, कुछ भी लिखें, एक चीज है, डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 1 डिग्री। हाँ, इसका मतलब कि अंदर कुछ पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा के ऊपर कैसा चार्ज है, डबल पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब अंदर भी कुछ पॉजिटिव होगा। तीसरी बात, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम is concentrated to an extremely, बुकिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूं यहां पे, बहुत जरूरी है, to an extremely small space called nucleus। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसेंट्रेटेड बहुत छोटे रीजन में, which is called nucleus। reason some नहीं, डेटा लेते हैं। 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल डेविएट बाई 180 डिग्री, मतलब ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है ये बड़ा ही छोटा स्पेस में, बड़ा डेंस है। अल्फा पार्टिकल बहुत मासिव है, पर लड़कर वापस आ गया। ऐसा तब होता है जब साइकिल वाला जाके ट्रक को टक्कर मारता है, साइकिल वाला गया, ट्रक को टक्कर मारा, खटाक से वापस आ गया। वो इतना मासिव है सामने वाला कि आप टकरा के वापस आ जा रहे हो। कुछ के साथ तो हो रहा है। तो वो जो भी चीज है पॉजिटिव चार्ज, एक तो है पॉजिटिव चार्ज, कोई डिफ्लेक्शन है, और वो पूरे में बिखरा नहीं है। जे थॉमसन ने कहा था पॉजिटिव चार्ज पूरे में बिखरा हुआ है एटम में, खीर जैसा है पॉजिटिव चार्ज, खीर जैसा पूरे में, दूध जैसा, जैसे खीर में जैसे दूध होता है ना, तो उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज दूध जैसा है, और खीर में जैसे चावल होता है तो वो उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन है। हिंदी वर्जन ऑफ प्लम पुडिंग निकाल दिया मैंने, हिंदी जे थॉमसन मॉडल, खीर मॉडल। उन्होंने बोला दूध की तरह पूरा पॉजिटिव चार्ज, जैसे खीर में दूध होता है वो पॉजिटिव चार्ज हर जगह बिखरा है पूरे एटम में, और जैसे चावल दूध में होते हैं ना थोड़े थोड़े जगह, खीर में वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्लम पुडिंग, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, पॉजिटिव चार्ज पूरे में होता है, सारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं। न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल स्पेस है, कंसेंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत छोटी जगह है, कितनी छोटी है इसका अप्रोक्सीमेशन भी इन्होंने दिया है, इन्होंने अप्रोक्सीमेशन दिया है। अप्रोक्स साइज ऑफ न्यूक्लियस, अप्रोक्स साइज ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने बताया था 10⁻⁻15 मीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सम अदर बुक्स आल्सो सजेस्ट 10⁻⁻14 मीटर। मैं एनसीईआरटी का डेटा ले रहा हूं। और साइज ऑफ एटम जो इस टाइम तक बताई गई है, तो साइज ऑफ एटम इस टाइम तक बताया गया था 10⁻⁻10 मीटर, यानी न्यूक्लियस एटम से 10⁵ गुना छोटा है, 1,00,000 गुना। कितना? 1,00,000 गुना। एटम इतना बड़ा, न्यूक्लियस इतना छोटा। हाफ फील हुआ, और उस छोटे में मास को दबा के, चार्ज को दबा के रखा गया था, तभी तो कुछ अल्फा उड़ गया, जो उससे लड़ा धन वापस, बाकी सब ज़ै 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 धन, जो उसके पास गया हैं, एकदम पास गया हैं, जो बहुत क्लोज गया हैं, रिटर्न हो रहा है, एकदम लड़ा हैं, और दूर से हैं, पता ही नहीं चल रहा। इतना बड़ा एटम, इतना छोटा न्यूक्लियस, 1,00,000 गुना छोटा है न्यूक्लियस का साइज एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। फील हो गया होगा आज, बहुत बढ़िया। तो ये कंक्लूजन्स या रिजल्ट निकले फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। और भी कुछ रिजल्ट है वो भी बताते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यही थे, नोट कर लें।
और रिजल्ट देखेंगे, पॉज करके नोट कर ले। कर लिया, मिटा रहे, 1 2 3 4 5। चलो कुछ और रिजल्ट्स भी थे, वो भी देखते हैं एक्सपेरिमेंट के। और क्या रिजल्ट दिया उन्होंने? नंबर 4 द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at particular angle theta is different for different metals foils। आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड एट अ पर्टिकुलर एंगल, एन का जो अप्रॉक्स फॉर्मूला है दैट इन्वॉल्व्स के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। इसमें जेड भी इन्वॉल्व है, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे जाएंगे ये एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है फॉइल के। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एटम के पॉजिटिव चार्ज का जो नंबर है, जो ओरिएंटेशन है, वो अलग अलग है। समझो भाई बात को, किसी एटम के लिए जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो रहे हैं वो कम है, और किसी एटम के लिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो रिटर्न हो रहे हैं वो ज़्यादा है। मतलब थीटा की वैल्यू हमने 180 रख दी, साइन की पावर 490, तो जेड की वैल्यू अलग अलग करने पे एन अलग अलग आ रहा है। मान लो थीटा की वैल्यू हम फिक्स कर दे 180 डिग्री पे, यानी रिटर्न करने वाला पार्टिकल, तो 180/2 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1। अब अगर जेड की वैल्यू चेंज करें तो एन चेंज नहीं होगा, यानी किसी के लिए ज्यादा पार्टिकल्स अल्फा रिटर्न हो रहे हैं, किसी के लिए कम रिटर्न हो रहे हैं, यानी किसी के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और किसी के पास कम है। आज ये चीज बड़ी कॉमन लगती है, उस टाइम नहीं पता था लोगों को। इन्होंने बताया डिफरेंट मेटल्स, अभी मेटल की ही बात कर पाइए, डिफरेंट मेटल्स, आपको पता है एलिमेंट्स हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन देयर न्यूक्लियस। इन्होंने नींव रख दी एटॉमिक नंबर की घुमा फिरा के। क्लियर, इन्होंने बताया कि डिफरेंट न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। एन की वैल्यू जेड पे डिपेंड कर रही है, जिसका जेड ज्यादा होगा उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल जो वापस आ रहे हैं वो ज्यादा होंगे। नेक्स्ट बात, एक और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, बड़ा बढ़िया बात एक बताया है, सुनो जरा ध्यान से। द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन डोंट मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ये बड़ी अजीब सी बात है, इसको जरा जस्टिफाई करो। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? ये कैसे हो सकता है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर यहां पे मेरे पास न्यूक्लियस है और यहां मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस नहीं खींच रहा है विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है, पर इलेक्ट्रॉन तो छोटू सा है, न्यूक्लियस तो मोटू सा है। अरे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1/1837 AMU, 1/1837 AMU, और न्यूक्लियस का मास होता है 4 AMU, 6 AMU, भी देख ही चुके हो। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को खींच रहे, तो न्यूक्लियस तो जाएगा नहीं, पर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस की तरफ आना चाहिए, हल्का सा है, चला जाना चाहिए, आता नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? जरा एक बात सोचो, अर्थ को सन भी तो अपनी तरफ खींच रहा है, पर अर्थ सन के पास नहीं जा रहा, ऐसा क्यों? अर्थ को सन खींच रहा है कि नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स से? अर्थ सन के पास जा रहा है? पता नहीं सर, सोचा नहीं कभी इस बारे में। मून को अर्थ भी तो खींच रहा है अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से, मून अर्थ के पास आ रहा है? नहीं। कहां गई फोर्स? फोर्स कहां गई? सन ने अर्थ को खींचा, अरे सन की ग्रेविटेशनल फोर्स तो तगड़ी है, अर्थ को खींचा, पर अर्थ सन की तरफ तो नहीं चलता हुआ जा रहा।
अर्थ क्या कर रहा है, डुंग 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 डुंग, जलेबी नहीं बना रहा, गोल गोल घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा कि ये जो फोर्स है इसको मैं यूज कर लेता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इट यूटिलाइजेज दिस फोर्स एज centripetal force and revolves in circular orbits around nucleus। ये बात भी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कह रखी थी, बाद में बोहर ने भी इस पे मॉडिफिकेशन किया, इसको और अच्छे से बताया, बट रदरफोर्ड ने ये बात बता दी थी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है साहब, ये खराब नहीं हो रही है, कहीं जा नहीं रही, ये कन्वर्ट हो जा रही सेंट्रीपिटल फोर्स में। यही तो अर्थ के साथ होता है, जब सन अर्थ को खींचता है, अर्थ कहता है हम नहीं जाएंगे, तो सन कहता है फोर्स है, वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, फोर्स से एक्सेलरेशन देंगे। अर्थ कहता है ठीक है, हम वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ले लेंगे। देखो समझो, ये समझ रहे, इस बात पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज जाते हैं। किसी बॉडी पे जब फोर्स लग रही है ना, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, बस फोर्स लग रही तो एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन होना चाहिए डिफाइंड नहीं है। एक्सेलरेशन होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो रही है, डायरेक्शन बदल रहा है। उसने क्या किया, इस फोर्स को यूज किया टू चेंज इट्स डायरेक्शन, उस फोर्स को यूज किया टू चेंज इट्स डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बात आगे आप रदरफोर्ड बोहर मॉडल में और डिटेल में पढ़ाएंगे, वहां हम रेडियस बताएंगे कितना होता है इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट का, और इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, नोट कर लो इसको। तो ये बात भी रदरफोर्ड ने बताई थी, गलती कर गए थे रदरफोर्ड, इन्होंने कहा था रिवॉल्व्स इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, ये गलती कर गए थे, रिवॉल्व्स इन एनी सर्कुलर, ये एक मिस्टेक कर गए थे ये। बोहर ने बोला फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, इन्होंने क्या दिया था एनी, यहां से इनका मॉडल फेल कर जाएगा इस एक लाइन पे। खैर नोट करें इतना। तो ये था रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पहली बार किसी ने न्यूक्लियस की बात की, ये बताया डिफरेंट एटम्स के अंदर डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज है डिफरेंट न्यूक्लियस में। ये बताया कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रुका नहीं है, न्यूक्लियस उसे खींच रहा है तो न्यूक्लियस तरफ नहीं जाता, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस्तेमाल करके अपनी वेलोसिटी बदलने लगता है। फोर्स है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज किया, एक्सेलरेशन है इसके पास, क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। इन्होंने कह दिया इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, वो गलत हो गया बाद में। खैर नोट किया। तो इनके ड्रॉबैक क्या थे, अभी रुक जाओ और डिटेल में चलते हैं, पहले मिटा रहे। तो यहां पे इनका मॉडल तो खत्म होता है। अब जरा एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करते हैं। मजा आ रहा है कि आपको उतना ही टॉपिक आ रहा है जितना मुझे आता है, तब भाई बहुत मजा आएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अगला टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना पास जा सकता है, इसको हम लिख देंगे R0, कई किताब में D लिखा होता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसी से एक टॉपिक और जुड़ा है, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज का अंदाजा भी लगा सकते हैं। देखना है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास जाएगा। तो यहां पे हम न्यूक्लियस बना लेते हैं, यहां हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, मस्त लेड बॉक्स में रखा हुआ है, सोर्स से निकलने वाला है, ये मान लो सोर्स है, यहां से अल्फा निकला है, और ये अल्फा पार्टिकल गया 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 गया। अच्छा अब दिक्कत क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर बच्चों है पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे भी डबल ट्रिपल पता नहीं कितना प्रोटॉन हो अंदर, अल्फा के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है।
तो होगा क्या, Q1 Q2 के बीच में रिपल्शन होगा। अल्फा जैसे ही उस तरफ जाना चाहेगा, ये जो एक्सपेरिमेंट खेल रहे थे इसमें अल्फा पार्टिकल जुम 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 भेज रहे थे, ये अल्फा जैसे ही उधर जाना चाहेगा रिपेल भी तो होगा। न्यूक्लियस कहेगा हट 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 हट, बट अल्फा फिर भी न्यूक्लियस के पास जा रहा है, कैसे, अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके। पर एक समय ऐसा आएगा कि पहुंचते 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 अल्फा की काइनेटिक एनर्जी खत्म। कहाँ गई, पोटेंशियल एनर्जी में, वर्क करने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट। क्या बड़े बड़े टर्म बोल रहे हो, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है, उसके अगेंस्ट वर्क करता हुआ जा रहा है कि नहीं, फोर्स इसके ऊपर, इस पॉजिटिव वजह से फोर्स इधर लग रही है कि नहीं, उसके अगेंस्ट वर्क करता हुआ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी खराब कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को बर्बाद करता हुआ यहां पहुंचा। एक समय ऐसा आएगा जब अल्फा की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसको हम बोलेंगे R0। यहां पे पहुंच के अल्फा की काइनेटिक एनर्जी खत्म। दिस इज अल्फाज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज अल्फाज फाइनल पोजीशन। यहां इसके पास भरपूर काइनेटिक एनर्जी, वहां काइनेटिक एनर्जी खत्म। अच्छा, हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से इन्फिनाइट है, तो जमा नहीं सर, इन्फिनाइट कैसे होगा, एक्सपेरिमेंट तो यहां होता है। देखो यार, न्यूक्लियस का साइज कितना था, इतना, उसके लिए डिस्टेंस इन्फिनाइट नहीं हुआ। चींटी के लिए तुम्हारी दीवार की लेंथ कितनी है, इन्फिनाइट। चींटी के लिए तुम्हारी दीवार की लेंथ वो ऐसे देखिए कि उसको लग रहा है बहुत ऊपर है, इन्फिनाइट। तो न्यूक्लियस के लिए डिस्टेंस कैसा है, इन्फिनाइट। तो हम मान लेते हैं इनिशियली अल्फा पार्टिकल कहां पे है, इनिशियली अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी पे है और फाइनली R0 डिस्टेंस पे है। अब हम क्या करेंगे, हम इस रास्ते में लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मानेंगे कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई यहाँ फ्रिक्शन, यहाँ कोई भी ऐसी रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वी कैन से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पूरा जग जानता है, K Q1 Q2 बाई R। K क्या होता है सबको पता होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹ पढ़ रखा है आपने पहले चैप्टर से, अब तक रिवाइज भी कर चुके होगे। भैया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो आ रही है क्योंकि R की वैल्यू इनफाइनाइट है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R कितना है, इनफाइनाइट, डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल की Ke है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं Ke। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R0, फाइनली डिस्टेंस कितना है, R0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, भाई यहां आके अल्फा पार्टिकल रुक चुका है, सारी एनर्जी तो खत्म हो गई ना काइनेटिक एनर्जी, पहले तेज दौड़ा, धीमे होते 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 रुक गया, तो यहाँ आके अल्फा पार्टिकल की स्पीड कितनी हो चुकी है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। बहुत बढ़िया, और ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। जरा Q1 Q2 की बात कर लें, एक अल्फा पार्टिकल है, एक मेरे पास न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है आपको बता दिया मैंने, +2e, 2 प्रोटॉन है इसके पास। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, मान लो एटॉमिक नंबर Z है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Ze। न्यूक्लियर चार्ज ये सब तो आप जानते होंगे अब तक, Ze नहीं समझे, एटॉमिक नंबर Z है तो इसमें कितने प्रोटॉन हुए, मान लो ये न्यूक्लियस, इसका एटॉमिक नंबर Z, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन, Z, जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके अंदर Z प्रोटॉन हुए। Z प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +E, तो Z प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +ZE। तो Q1 Q2 मिल गया आपको, रख दो, खत्म बात। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, K की जगह वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2E इंटू ZE, न्यूक्लियर चार्ज है ZE, एटॉमिक नंबर Z, इसके अंदर Z प्रोटॉन और Z न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज है नहीं, Z प्रोटॉन पे चार्ज, एक प्रोटॉन पे E, तो Z पे ZE, डिवाइड बाई R0। यहाँ से आप R0 की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत आसान है। R0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। ये आपको मिला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको नोट करें, 2ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी।
2z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और कुछ नहीं किया। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, चार्जों के बीच में ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं मान रहे, जब चला तो इंटरैक्शन स्टार्ट हुआ। भाई बहुत दूर है इंटरैक्शन, क्या चार्ज कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो इतने कुन्नू सा चार्ज है। काइनेटिक एनर्जी भरपूर है, इनिशियल खूब सारी काइनेटिक एनर्जी लेके चला, पहुँचते काइनेटिक एनर्जी 0, सब किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R नॉट, चार्ज इस पे 2E उस पे ZE, काइनेटिक एनर्जी। तो आप ध्यान से देखो कि कितना पास पहुंचेगा, ये डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे। उतना R0 छोटा होगा, यानी उतना ये पास पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, एक बात में 100 बात, उतना ये पास पहुंचेगा, R0 उतना छोटा होगा, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी। ये तो बहुत सोचने वाली बात है, इसको जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे उतना पास पहुंच पाएगा, कम दोगे ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है ये हम देखेंगे। भाई मैक्सिमम देखते हैं ये कहां तक जा सकता है। R0 की सबसे छोटी वैल्यू क्या है ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। पहले इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4 5 कर लिया, मिटा रहे, ओके। अब व्हेन काइनेटिक एनर्जी is maximum, R0 will be what? Minimum. So naturally minimum kinetic energy of alpha is 7.7 mega electron volt. Maximum kinetic energy of alpha is 7.7, ये NCERT का डेटा है। वो कहते हैं इससे ज्यादा नेचुरली इमिट हुआ अल्फा पार्टिकल आपको नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियली आप और एनर्जी दे सकते हो। आर्टिफिशियली कैसे दोगे, उसको आप V वोल्ट के पोटेंशियल में एक्सेलरेट कर लो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज लगा दो, नेगेटिव तरफ भाग लेगा। आप आर्टिफिशियली तो एक्सेलरेट कर सकते हो, बट नेचुरली अकरिंग जो अल्फा पार्टिकल था उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी। भाई काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना पास जाएगा। हम तो चाहते हैं न्यूक्लियस के एकदम पास पहुंच जाए। क्या होगा उससे, हमें साइज ऑफ न्यूक्लियस का आइडिया लग जाएगा। फिर जो R0 होगा वही करीब करीब न्यूक्लियस का साइज होगा। एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ, एक तो ये टॉपिक अलग करो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको अलग करो। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट 9 × 10 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी हम क्या कह रहे हैं, एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा दे दें तो ये एकदम पास पहुंच जाएगा। तो हो सकता है न्यूक्लियस का रेडियस पता चल जाए, एकदम न्यूक्लियस के पास पहुंच जाए। तो ये हम निकालना चाहते हैं। उस कंडीशन में जो R0 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 Z एटॉमिक नंबर, Z आपको पता है, Z फॉर गोल्ड इज 79, ये वैल्यूज रखी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, 9 × 10⁻⁹, चार्ज और इलेक्ट्रॉन हमें पता है। सारी वैल्यूज रखने पे R0 हमें मिलता है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁻14 मीटर, विच इज 30 × 10⁻⁻15 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब 10⁻⁻15 मीटर होता है फर्मी, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 फर्मी। इतना क्लोज पहुंच सकता है अल्फा। अगर अल्फा इतना क्लोज पहुंच सकता है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का जो साइज होगा दैट विल बी लेस देन R0। यस और नो? अल्फा अंदर तो घुस नहीं सकता न्यूक्लियस के, जाएगा रिपेल होके वापस आएगा। कहीं ना कहीं तो न्यूक्लियस के पहले रुकेगा, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी ना घुसेगा यार, जाएगा रिपेल होके वापस आएगा। यानी जो आपने R0 की मिनिमम वैल्यू निकाली है, न्यूक्लियस उससे भी छोटा होगा, ये हम डेफिनेट हो सकते हैं। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इस रेंज में होगा और इससे भी छोटा होगा। कितने लोग क्लियर हुआ, हाथ उठाओ। सर आप तो देख नहीं पा रहे हो, ये बात तो सही है, नोट करो। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाला, समझ में आ गया, कितना दूर जा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को 0 करके। अब अगर आप एकदम क्लोज पहुंच जाओ, यहां पहुंच जाओ, तो करीब करीब साइज ऑफ न्यूक्लियस पता चल रही है कि नहीं R0 के जरिए।
तो हमने कहा कि करीब करीब साइज ऑफ न्यूक्लियस ही होगा, हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दी अल्फा पार्टिकल, जा घुस जा अंदर, ये क्या है, यहां पहुंच गया होगा शायद ये अल्फा पार्टिकल यहां पहुंच गया, करीब करीब हमें क्या मिलने लगा है अब, न्यूक्लियस का साइज, तो करीब करीब, बट एक्चुअल में न्यूक्लियस का साइज इससे छोटा होगा। जो एक्चुअल गोल्ड न्यूक्लियस का साइज है वो इससे छोटा ही निकला। एक्चुअल गोल्ड न्यूक्लियस R इज इक्वल्स टू 6 फर्मी, इससे छोटा है डेफिनेटली। ये 6 फर्मी था, 30 फर्मी तक ये पहुंच गया था, थोड़ा और अंदर घुसता तो न्यूक्लियस टच कर ले जाता, 6 फर्मी। बाद में एक्चुअल साइज पता चला, ये एस्टिमेटेड। सवाल करेंगे इस पे, एक फॉर्मूला देख लिया है, चलिए सवाल करें। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, नोट कर ले, मिटा रहे हैं इसको, 1 2 3 4 5 मिटा रहे हैं। ओ जरा इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम। क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर प्रोजेक्टेड towards यूरेनियम न्यूक्लियस, नहीं घबराए नहीं, Z इज इक्वल्स टू 92, घबरा गए थे आप तो। फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस का ऑर्डर पता लगाएं। 10 टू द पावर माइनस 11 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस 14 सेंटीमीटर। ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, सेंटीमीटर्स में दिया ध्यान दें, मीटर्स में नहीं। अल्फा पार्टिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स यूरेनियम न्यूक्लियस, Z इज इक्वल्स टू 92। फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो R0 है उसका ऑर्डर क्या है। हो गया, पॉज करके ट्राई कर ले। चलिए, तो R0 का फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास, R0 का फॉर्मूला था 2ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। डिराइव करना बहुत आसान है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। शुरुआत में क्या है अल्फा के पास, काइनेटिक एनर्जी, बाद में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। भाई शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और बाद में काइनेटिक एनर्जी 0 थी। यहाँ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना था 2E, Q2 कितना था ZE, नीचे क्या था। इनिशियली अल्फा के पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल 0 क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और बाद में काइनेटिक 0 हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा आसान था। R0 का ये फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ से हम R0 की वैल्यू निकालेंगे। 2 इंटू जेड कितना दिया है 92, E को जरा E² ही लिखे रहो, रुको थोड़ी देर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे रहो इसको भी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से एक इलेक्ट्रॉन ही मर जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही होता है 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन मर गया। आगे बढ़ो, 2 इंटू 92 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू, अरे यार ये तो पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा ये हो गया, नीचे क्या है, अच्छा इलेक्ट्रॉन भी है ऊपर एक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सब कुछ SI यूनिट में चल रहा है, ये भी SI यूनिट में रखा है हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी SI यूनिट में। नीचे बचा 5 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसका जरा ऑर्डर देख लो अप्रॉक्स करके, 2 इंटू 92 इंटू 9 इंटू 1.6, यही है ना, है हाँ, डिवाइडेड बाई 5
मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9, 10 की पावर 19, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, इसमें माइनस होगा, 9 माइनस 6 होगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 उसमें से माइनस करोगे 10 की पावर माइनस 16, बोलो सही है। ये 6 ऊपर जाएगा, इसमें माइनस होगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 10 की पावर 3 इसमें से माइनस करोगे, मतलब ये 6 ऊपर जाएगा माइनस होगा, 9 माइनस 6 3 प्लस 3 माइनस 19 माइनस 16। अब देखो यहाँ क्या क्या बच रहा है, ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, 50 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 90, इसको मान लेते हैं 10, है ना। तो ये जीरो मर गया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 40, 5 8 जा 40, 2 इंटू 18 इंटू 16, 2 इंटू 18 इंटू 16, तो 16 दूनी हो गया, सही किया है, 16 दूनी हो गया 32 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 60। अच्छा ये किस में आ रहा होगा आर नॉट, एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में, सब एसआई यूनिट में, यानी ये आ रहा होगा एसआई यूनिट यानी मीटर्स में। बोलो एग्री कर रहे हो, जो हम आर नॉट निकाल रहे हैं किस में आ रहा होगा, एसआई। भैया तुमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज एसआई यूनिट में रखा, 1/4 सब एसआई यूनिट में रखा है, तो आर नॉट मीटर्स में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये अप्रॉक्सीमेट देख लेते हैं, तो 32 इंटू 18 की जगह 20 कर लेते हैं, चलो 20 कर लिया, तो 2 2 4, 2 3 6, 640 इंटू 10 पावर माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 के आसपास, और 10 की पावर माइनस 16, तो यह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 13 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 13 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 100 से, यानी 10 की पावर 2 से, यानी 10 की पावर माइनस 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा, क्लियर। अब चाहो तो इसका आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेना, सो दिस विल बी सम पॉइंट 5.29 समथिंग विल कम, 5.29 10 पावर माइनस 16, तो 5 से बड़ी क्वांटिटी है, तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे पावर सॉरी 529 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो 500 से बड़ी क्वांटिटी है तो 1000 के पास जाएगी, तो 10 की पावर 3 यहाँ पे ऐड होगा, तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब लास्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, जो कि है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर में हर जगह अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन उठा लेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर ये क्या है, इट इज द perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle with center of nucleus। अब कई लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर का सिंबल है बी, और इसको भी जनरली मेजर किया जाता है इन फर्मी, बहुत छोटी क्वांटिटी है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर के आसपास आती है जनरली। है क्या, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विथ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जरा समझते हैं, मान लो यहां पे न्यूक्लियस है और कोई अल्फा पार्टिकल यूं आया और न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट हो गया। भाई ये अल्फा पार्टिकल था, ऐसे आया, अल्फा पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियस के पास आके डिफ्लेक्ट हो गया, इसकी कुछ ये ट्रेजेक्टरी बन गई पैराबोलिक टाइप की। तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। ध्यान दो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो ये है ना शुरू में, विथ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये रहा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये
ये जो इनिशियल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। दिस इज नॉट इम्पैक्ट पैरामीटर, ये गलती हो जाती है। मान लो एग्जाम में बन के आ जाए कि क्या ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, मान लो ये परपेंडिकुलर हो, ये भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर है मान लो 90 डिग्री, तो क्या ये इम्पैक्ट पैरामीटर है? जी नहीं, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट है। ध्यान से देखो, अल्फा पार्टिकल इससे ज्यादा क्लोज कभी नहीं हुआ, न्यूक्लियस से एकदम क्लोज से निकला है। दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब बोलोगे इम्पैक्ट पैरामीटर का काम क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर से पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल के साथ क्या होगा, वो कितने डिग्री पे स्कैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ बी टेंड्स टू 0, ध्यान से, इफ बी टेंड्स टू 0 यानी अल्फा पार्टिकल एकदम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, उस केस में डेफिनेटली थीटा विल टेंड टू बी पाई, तब थीटा 180 डिग्री होगा। अगर बी 0 को टेंड किया मतलब अल्फा पार्टिकल एकदम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, तो पक्का पलट कर वो वापस जाएगा, डेफिनेटली एकदम सामने आ गया न्यूक्लियस के, उस केस में स्कैटरिंग एंगल पाई होगा। इसी तरह से अगर b की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन हो गई, सपोज कर लो r0 से, r0 क्या है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस। b बहुत बड़ा है क्लोजेस्ट डिस्टेंस से, b कहीं यहाँ है कहीं यहाँ है, मतलब न्यूक्लियस के आसपास ही नहीं। कहने का मतलब मान लो ये केस है कि ये न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल ये चला गया बहुत दूर से। इस केस में आप देखें ये रही b की वैल्यू बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस अनडिफ्लेक्टेड। तो b अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस से बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में मेरे ख्याल से थीटा विल टेंड टू बी 0 डिग्री। तो ये कंक्लूजन आपको मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। अब एग्जाम में दिया हो इफ द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टेंड्स टू 0 देन द स्कैटरिंग एंगल टेंड्स टू, अब 4 ऑप्शन दिया, आपको इम्पैक्ट पैरामीटर ही नहीं पता, आप कंफ्यूज हो। यही एक सिंपल सा डायग्राम बना के दे दिया, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज टू इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, ओनली बी, ओनली और नॉट, बोथ बी एंड और नॉट, नन ऑफ द अबव। द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, पास जाने से पहले शुरुआत का जो वेलोसिटी वेक्टर है विद द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिखा रहे हैं ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। बी का एक फॉर्मूला भी है, वो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। दैट फॉर्मूला इज बी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने आपको फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पे k एक कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले में k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप रख सकते हो 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान देना। के कांस्टेंट की वैल्यू 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब रखना जब काइनेटिक एनर्जी कैसी हो? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी यहाँ वाली, जैसे ही निकला था अल्फा पार्टिकल। जेड क्या है? डेफिनेटली जेड एटॉमिक नंबर है, जो फॉइल यूज हुआ है उसका, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल। मैंने बताया ना गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम और भी मेटल हो सकते हैं जिसका न्यूक्लियस है। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी हमको दे रखा है। अच्छा, खास बात ये है कि इसमें जब आप के की वैल्यू 1.77 रखोगे, जेड की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे वगैरह वगैरह, तो आपको बी इस फॉर्मूले से जो मिलेगा वो इन फर्मी मिलेगा। चाहो तो इसमें आप ये वाला चेक कर सकते हो, ये तो नहीं चेक होगा क्योंकि ये इनडेफिनेट फॉर्म में चला जाएगा, ये चेक हो जाएगा। थीटा पाई यानी 180, कॉस 180 इज -1, 1 - 1 0, बी कितना हो जाएगा अपने आप 0, बाई रूट 0 का आंसर 0 आएगा, बी विल बी 0। ये नहीं चेक हो पाएगा ना, कॉस 0 यहाँ पे रख दोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 इनडेफिनेट फॉर्म में चला जाएगा, इस पर लिमिट लगानी पड़ेगी। तो ये था इम्पैक्ट पैरामीटर और ये था पूरा आपका रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एज वेल एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या खामियां थी, इसको नोट कर लो फिर उसको बताते हैं। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। लिखें ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल।
यार फेलियर मत लिखा करो, आई डोंट लाइक दिस थिंग। यार फेलियर की क्या बात हुई, इतना बड़ा इंसान था, इतने ज़्यादा काम करेगा, उसके बाद आप लिख देते हो फेलियर। फेलियर नहीं है, ड्रॉबैक है, कुछ चीज़ें बची हैं, कुछ चीज़ें हो गई हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या लिमिट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो चाहो। फेलियर लिखेगा सर, फेलियर में जो मज़ा है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब देखो कहाँ कहाँ इनका मॉडल एटम का फेल कर रहा था सर आप भी फेल बोल दिए, कहाँ कहाँ फेल करता, हर जगह नहीं। क्या क्या ड्रॉबैक थे? पहली चीज, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब जरा ये सुनो क्या कहानी है इसके पीछे। इसके पीछे एक कहानी है पूरी। मैक्सवेल साहब ने क्या कहा, मैक्सवेल साहब ने कहा, एक लाइन बोल दी उन्होंने, एन एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन। ये मैक्सवेल साहब ने बोल दिया, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन। रेडिएशन मतलब एनर्जी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी इमिट करता है। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोला है, कुछ बोला है क्या भाई? रदरफोर्ड ने ये बोल रखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रुके नहीं है, वो गोल गोल घूम रहे हैं। याद है ये बात बताई थी उन्होंने? बोला था ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस फोर्स को कैसे यूज कर रहे हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और कैसे ऐसे वी वेलोसिटी से ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो इसके बाद एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेशन, भाई वेलोसिटी में चेंज तो हो ही रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन है। और इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। लो भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब अगर मैक्सवेल की थ्योरी लगाएं जो कि सही है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली की स्पेलिंग में ट्राई करता हूं एक बार, और कंटिन्यूअसली बन गई इमिट्स रेडिएशन। कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे घूम रहा है रेडिएशन निकल रही है। रेडिएशन मतलब एनर्जी लूज कर रहा है। अरे रे 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 अरे रे रे रे, और यहां से न्यूक्लियस उसको लगातार खींच रहा है। सोचो तुम रस्सी से बंधे हो और कोई तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है, तुम गोल गोल घूम भी रहे हो, एनर्जी भी लूज कर रहे हो। धीमे धीमे तुम्हारी एनर्जी खत्म होती जाएगी और अंदर वाला इंसान तुम्हें खींच लेगा। यानी होगा ये कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता हुआ आके न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड किया, एटम खत्म। अरे भाई इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ही नहीं बची, घूमेगा कैसे? काइनेटिक एनर्जी के दम पे घूम रहा है, हाफ mv स्क्वायर के दम पे। आप उसकी वेलोसिटी एनर्जी छीनोगे, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होगा, रेडियस कम होगा, होते आके घुस जाएगा इसके अंदर। सोचो आप रस्सी पकड़ के खड़े हो, आपकी लगातार एनर्जी चली जाए, आप कैसे गोल गोल घूमोगे? और प्लस हम आपको अंदर खींच रहे हैं। मान लो आपको हम एक दिन खाना न दें, बोले गोल गोल घूमते रहो, घूम पाओगे? घूम लेंगे सर, बहुत एनर्जी, 2 दिन ना दें, 3 दिन ना दें ना, धीमे धीमे आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, और प्लस हम आपको अंदर अभी भी खींच रहे हैं, तो क्या होगा? एक टाइम में छोड़ा हुआ करते हुए खटाक से आके। सो अल्टीमेटली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विथ न्यूक्लियस, और इसका टाइम भी कैलकुलेट कर दिया। दिस विल हैपन इन 10⁻⁻8 सेकेंड। लो भैया 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा, 10⁻⁸ सेकेंड में ये हो जाना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो हम यहाँ जिंदा थोड़ी ना होते। एटम स्टेबल ही नहीं होता, एटम खत्म हो जाता। तो यही बात है, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये मैक्सवेल की बात पे खरे नहीं उतर पाए। बोहर ने ये भी बचा लिया, इसके बाद नील बोहर है, उन्होंने ये पॉइंट बचा लिया और एक स्लाइड सा चेंज करके उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी से घूमता है। बस लो ठप्पा लगा दिया, बचा लिया। इन्होंने ये बात नहीं की थी, इन्होंने नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी से घूमता है। इन्होंने एनर्जी शेल्स की, स्टेशनरी शेल की, ये सब बातें नहीं की थी। कुछ समझ में आ रहा है? अगले वीडियो में समझ में आने लगे जब बोहर मॉडल की बात करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गोल गोल तो घूम रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंटीमीटर में यूज कर रहा था, बट मैक्सवेल ने कहा कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन वाइज,
और चार्ज पार्टिकल तो ये यानी कंटिन्यूसली एनर्जी छोड़ रहा है, अंदर खींच रहा है, आके लड़ जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। एन एटम will not be stable. So इस तरह से रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। इस पॉइंट को बचा नहीं पाए, उनका मॉडल यहाँ पे ड्रॉबैक में आ गया, लिमिट में आ गया। एक और गलती है, गलती क्या है, सब बात की डिस्कवरीज हैं, उस पर स्टैंड नहीं कर पाता था मॉडल। ये सब तो बाद में आके बताने लगे ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। अगला पॉइंट सुनो ना, अगला पॉइंट बड़ा बढ़िया है, नोट कर लो इसको। दूसरा ड्रॉबैक देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिटा रहे इसको, नोट कर लिया, पॉज करके 1 2 3 4 5। दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया भाई साहब, ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। अब ये क्या है, ये डेफिनेटली आपको अपकमिंग लेक्चर्स में ही समझ में आएगा, क्योंकि आपने अगर किताब खोल ली तो आपको पता हो कि नील बोहर का मॉडल है, उसके पहले शायद एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिया है, तो वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये है क्या कि एटम्स का अपना इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, जो कि डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब स्पेक्ट्रम तो समझते हो ना, विबग्योर समझते हो स्पेक्ट्रम से, ठीक है। मतलब एटम्स का जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, उसमें क्या है कि कुछ वेव्स हैं और कुछ वेवलेंथ नहीं है। मतलब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ दिखती हैं और कुछ वेवलेंथ गायब हैं। ये बात रदरफोर्ड के मॉडल से क्लियर नहीं हो पाएगी। देखो रदरफोर्ड ने एक चीज़ बोल दी थी, रदरफोर्ड ने बोल दिया था, थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझाने की, वरना ये अगले 2-3 लेक्चर में क्लियर होगा धीमे धीमे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते पढ़ते, है ना, बोहर मॉडल पढ़ते थे। रदरफोर्ड ने अपने इसमें बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, और यही वो गलती कर गए, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, पर बना कैसा, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब उसमें कुछ वेवलेंथ है, कुछ वेवलेंथ गायब है। कंटिन्यूअस मतलब हर तरह की वेवलेंथ है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में। ये रदरफोर्ड कह रहे थे एनी, पर नील बोहर ने ये चेंज कर दिया, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी विद फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने सब कुछ फिक्स कर दिया। एनी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, हर जगह है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, ये यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी है, सारी एनर्जी होगी। तो अब कैसे समझाऊँ, स्पेक्ट्रम तुम्हें पता नहीं है, इमिशन स्पेक्ट्रम कोशिश करता हूँ। अगर इसके एटम को आप हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, उछल के जस्ट बगल वाले में चला जाएगा, वहाँ स्टेबल नहीं होता, फिर वापस आ जाता है, वापस आते वक्त रेडिएशन इमिट करेगा, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, 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 तो हर तरह की रेडिएशन इमिट करेगा, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना देगा। बट ऐसा हुआ नहीं, स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट बना। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको थोड़ा नील बोहर की थ्योरी पढ़ के, थोड़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ के क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा इसको कोशिश करना, मैं कह रहा हूँ अगर इसको हीट दोगे तो कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मान लो इसकी एनर्जी 10 जूल है, अगले वाले की 10.1, अगले वाले की 10.2, अगले वाले की 10.3 जूल्स। हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, 10 जूल से 10.1 वाले में चला गया। अब वहाँ वो स्टेबल नहीं रहता हायर ऑर्बिट में, कुछ रीजंस हैं, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत वापस आया। जब वापस आया तो 0.1 जूल की रेडिएशन दिया। अब इस तरह से ये 0.2 जूल्स की भी देगा, 0.3 की भी देगा, सब देगा। बट ऐसा हुआ नहीं ना, हर तरह के हमको मिले नहीं। हमने स्पेक्ट्रम में देखा तो हर एनर्जी की या हर वेवलेंथ की रेडिएशंस नहीं मिली, कुछ मिली, कुछ गायब थी, क्योंकि इसमें से कुछ ही एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहे थे और कुछ एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करते। थोड़ा बहुत समझ में आया। ये कह रहे हैं कि 10 जूल्स वाली भी है, 10.1 भी है, 10.2 भी है, 10.3 भी है, अरे 10.001 भी है। समझ रहे हो, इतना डिटेल में है कहानी। तो 10 जूल भी है, 10.1 जूल भी है, 10.2 जूल भी है, 10.3 जूल भी है। आपने हीट किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और यहाँ चला गया। अब यहाँ वो स्टेबल नहीं है, तुरंत वापस आया। जब वापस आएगा तो यही एनर्जी लूज करेगा भाई। 0.1 जूल लेके यहाँ गया होगा तो लौटते वक्त 0.1 जूल वाली रेडिएशन इमिट की। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता था, लौटते वक्त कितनी रेडिएशन इमिट करेगा, 0.2 जूल वाली रेडिएशन।
तो इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी वाली रेडिएशन, आपको पता है रेडिएशन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई। यहाँ एनर्जी की वैल्यू रखोगे लैम्डा मिलेगा, एनर्जी की वैल्यू लैम्डा, यानी हर लैम्डा मिलेगा। अरे ये तो कह रहे हैं कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो 10 जूल के बाद अगला मेरे ख्याल से होगा 10.00001 जूल, इसके बाद 10.0002 जूल, समझ रहे हो। तो हर एनर्जी वाली रेडिएशन निकलेगी, आप समझ गए। यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी वाले ऑर्बिट में हो सकता है। 10 तो एग्जाम्पल दिया, 1 जूल, 1.00001 जूल, 1.002 जूल, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के जस्ट बगल में भी जा सकता है, उसके ऊपर भी हर तरह की एनर्जी में जा सकता है। और जहां जाया है वहां से वापस जो लौटता है इलेक्ट्रॉन, स्टेबल नहीं होता हायर में, मजा नहीं आता, वापस आता है। जब वापस आता है तो एनर्जी इमिट करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब हर तरह की एनर्जी, हर एक वैल्यू ऑफ एनर्जी निकल सकती है, तो हर एक वैल्यू ऑफ लैम्डा भी मिलेगा। यही तो होती है ना फोटोन की वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई, एनर्जी ऑफ फोटोन पड़ा। अब हर तरह की ई मिलेगा, एक एक तरह का ई, एक एक वैल्यू ऑफ ई एग्जिस्ट कर रही, तो एक एक वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट करेगी। यानी ये लैम्डा कंटिन्यूअस होगा। लैम्डा आपको अगर 1 एंगस्ट्रॉम मिला तो इसके बाद आपको 1.001 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा, उसके बाद 1.002 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा, करते करते आपको 4.003 एंगस्ट्रॉम सब मिलेगा। बट एक्चुअल जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें 1 एंगस्ट्रॉम के बाद सीधा 3 एंगस्ट्रॉम था, उसके बाद 7 एंगस्ट्रॉम था। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है बिल्कुल, अभी पढ़ना है आपको लाइमन, बार्बर, पास्चन। तो नील बोर ने यही संभाला, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रिवॉल्व करता साहब, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी, विद फिक्स्ड रेडियस, विद फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। हो सकता है इलेक्ट्रॉन 10 जूल के बाद सीधा 11 जूल में दिखे, बीच में कहीं ना दिखे। हर तरह की वेवलेंथ नहीं मिलती इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो कोशिश की मैंने थोड़ी सी स्पेक्ट्रम की, और डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं पे वीडियो होता है समाप्त, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।